रखेगा कि दिस इज अ गर्ल हु इज बॉर्न इन जर्मन एंड इज अ ज्यूइश गर्ल, तो वो ज्यू रिलीजन को फॉलो करने वाली है। लेकिन प्रॉब्लम है कि जर्मनी में जब नाजिज्म आता है, नाजी लोग आते हैं, नाजी इज अ नेम ऑफ द पार्टी जिसको हिटलर लीड करता था, तो वो नाजी पार्टी ज्यू लोगों को जर्मनी से और धीरे धीरे करके पूरे यूरोप से बाहर निकालने की बात करता है। और जितने भी ज्यूज है, जहां पे भी अगर कोई ज्यू मिल जाता है तो उन सबको पकड़ पकड़ कर वो गैस चैम्बर में डालकर उसको मार देने की बात कर रहा था कि सारे दुनिया में से ज्यू को खत्म कर देना है। दैट इज व्हाट द हिटलर थॉट, दैट इज व्हाट हिटलर वांटेड टू डू। तो ऑब्वियसली अब आपको समझ में आ रहा होगा कि शायद इस लड़की की भी हालत खराब हो गई होगी जब हिटलर पावर में आया होगा जर्मनी में। तो इसीलिए यहाँ पे देखो आप आगे क्या लिखा हुआ है, दैट शी वॉज अ जर्मन बॉर्न जूइश गर्ल हु रोट वाइल हाइडिंग विथ हर फैमिली एंड 4 फ्रेंड्स इन एम्स्टरडेम। तो वो एम्स्टरडेम में छुपी हुई थी। एम्स्टरडेम इज नॉट इन जर्मनी, एम्स्टरडेम इज इन नीदरलैंड्स। तो नीदरलैंड्स का कैपिटल है वो। तो नीदरलैंड्स थोड़ा दूर है, लेकिन वो नीदरलैंड्स भी जर्मनी के कैप्चर, नीदरलैंड्स भी जर्मन कैप्चर हो चुका था, जर्मन ने उन्हें उसको भी कैप्चर कर लिया था, इसलिए नीदरलैंड्स में भी छुपने की जगह तो वैसे थी नहीं। बट डेफिनेटली जर्मनी से थोड़ा दूर है, तो उसके पास थोड़ा जगह मिल, कोई ऐसी जगह थी जहां पे वो लोग छुप के रह सकते थे, तो वहां पे वो लोग छुपे हुए थे। कौन कौन छुपे हुए थे? वो थी उसके 4 फ्रेंड्स थे और साथ में उसकी फैमिली थी। Her family had moved to Amsterdam after Nazi gained power in Germany, but were trapped when the Nazi occupation extended into the Netherlands. तो जो यहाँ पे मेंशन कर रखा है क्या हुआ एग्जैक्टली, तो जैसे ही नाजी पावर में आया, नाजी लोग पावर में आए जर्मनी में, वो लोग वहां से भागकर एम्स्टरडेम चले गए नेदरलैंड्स में बचने के लिए। बट तभी नेदरलैंड्स फ्री था, लेकिन आफ्टर सम इयर्स नेदरलैंड्स भी जर्मनी के कंट्रोल में आ गया, तो अब वो फंस गए। अब वो वहां से कहीं भाग नहीं सके, वहां से कहीं जा नहीं पाए, और वहीं पे उनको छुप के रहना पड़ा। As persecutions against the Jewish population increased, the family went into hiding in July 1942 in hidden rooms in her father Otto Frank's office building. तो जैसे ही जर्मनियों के द्वारा जूइश पीपल के ऊपर अत्याचार बढ़ता गया, उनके पॉपुलेशन के ऊपर, मतलब बेसिकली जितनी भी जूइश पॉपुलेशन उन सबको पकड़ पकड़ के उनको मारा जाने लग गया। तो तभी जुलाई 1942 के दरमियान ये लोग सब छुप के रहना स्टार्ट कर देते हैं। कहाँ पे छुप जाते हैं? तो उसके पापा, जिनका नाम ऑटो फ्रैंक है, उनकी ऑफिस की जो बिल्डिंग है उस बिल्डिंग में जाके वो छुप जाते हैं। और ये छुपने का मतलब ये कोई हाइड एंड सीक वाली गेम नहीं है जहाँ पे थप्पो पड़ी गयो એટલે દાવ પતી ગયો ને એવું नहीं। इट इज लाइक आप हमेशा के लिए हाइडिंग में रहने वाले हो, तो देखो कितने साल हो जाते हैं। सो आफ्टर 2 years इन हाइडिंग the group was betrayed and transported to the concentration camp system with any died where any died of typhus in Bergen-Belsen within days of her sister Margaret Frank। तो 2 साल तक वो लोग ऐसे छुप कर बैठे रहे। कहाँ पे? ऑफिस बिल्डिंग में। फिर किसी एक ने शायद क्या कहते हैं, बोल दिया, या फिर मतलब कह सकते हो बिट्रे कर दिया, धोखा दे दिया और बता दिया कि यहाँ पे ये ज्यू लोग बैठे हुए हैं छुप कर 2 साल से। तो जैसे ही उनको पता चला तो उन लोगों को पकड़ लिया गया, उन सबको पकड़कर कॉन्सेंट्रेशन कैंप में डाल दिया गया। नाउ ऑब्वियसली द क्वेश्चन मे अराइज दैट व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन कैंप, बट द इट्स सिंपल, नाम से पता चलता है कॉन्सेंट्रेशन मतलब सारे लोगों को वहां पे कॉन्सेंट्रेट किया जाता है, सब लोगों को एक जगह पे इकट्ठा किया जाता था। दैट इज व्हाट यू कॉल इट एज कॉन्सेंट्रेशन कैंप। तो जितने भी ज्यूज लोग आते थे, सारे ज्यू लोगों को वहां पे कॉन्सेंट्रेशन कैंप में डाल दिया जाता था, और ज्यूज लोगों का जूस निकाल दिया जाता था ताकि वो लोग आगे चलकर और कुछ कर ना पाए। सर और जानवरों की तरह ट्रीट किया जाता था। यस, तो टॉर्चर, और टॉर्चर की सही स्पेलिंग जो है वो मैं लिख रहा हूँ अभी, TORTURE। टॉर्चर की स्पेलिंग ये आती है। तो टॉर्चर किया जाता था। और ग्रुप वॉज बिट्रेड, और फिर बेसिकली उन लोगों को ले जाया गया। एनी फ्रैंक भी वहां पे गई, और एनी फ्रैंक वहां पे किसी एक बीमारी, टाइफस नाम की बीमारी है, तो उसके द्वारा वो वहां पे मर गई बर्जन बेल्सन के वहां पे। और उसकी साथ में थोड़े दिनों बाद उसकी जो उसकी बहन थी, बड़ी सिस्टर थी, वो भी मर गई, मार्गेट फ्रैंक उनका नाम था। तो वो लोग कॉन्सेंट्रेशन कैंप में मर गए, दोनों बहनें। Her father Otto, the only survivor of the group, returned to the Amsterdam after the war ended। ये पूरे ग्रुप में से सिर्फ उसके पापा बच पाए, बाकी सब लोग वही कॉन्सेंट्रेशन कैंप में मर गए। जैसे ही वो पापा, मतलब वो उसके बाद जब वॉर एंड हुआ
वो वॉर एंड होने के बाद ये पापा जो बच गए हैं वो वापस से एम्स्टर्डम आते हैं, और एम्स्टर्डम में जाकर वहाँ पे मतलब अपनी बिल्डिंग में मतलब उसकी जो ऑफिस बिल्डिंग थी वहाँ पे पहुँचते हैं, और वैसे ही मतलब सारी चीजें ढूंढ रहे थे तो उनको वहाँ पे एक डायरी मिलती है जो एनी फ्रैंक काफी टाइम से लिख रही थी। उन्हें पता नहीं था कि वो डायरी लिख रही थी, बट अभी वो जस्ट वही साफ सफाई कर रहे होंगे ऑफिस की, तो अभी दिखा कि वहां पे उनको एक फ्रैंक एनी फ्रैंक द्वारा लिखी गई एक डायरी मिली। सो हर फादर, ऑटो द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप, रिटर्न टू द एम्स्टर्डम आफ्टर द वॉर एंडेड टू फाइंड दैट हर डायरी हैड बीन सेव्ड। तो वो जो डायरी है अभी तक वहीं पे पड़ी थी। कन्विंस्ड दैट इट वाज अ यूनिक रिकॉर्ड, he took action to have it published in English under the name द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। ये उस बुक का नाम है, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। वो बुक के अंदर एनी फ्रैंक द्वारा लिखी गई हर एक चीज को उसके अंदर कॉपी पेस्ट कर दिया गया है। ऐसा उसके पापा को क्यों लगा? क्योंकि पापा ने जब उसकी डायरी पढ़ी तो उसके पापा खुद शौक थे कि अच्छा मेरी बच्ची इतना सब सोचती है, मेरे को तो पता ही नहीं था कि ये इतना कब इतना इसका मैच्योर्ड माइंड है। तो उनको लगा कि इतने छोटी लड़की की ये सारी भावनाओं को लोगों तक व्यक्त करना पड़ेगा, लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा, और इसलिए पापा ने ये पब्लिश करने का निर्णय लिया कि इसकी बुक को, इसकी डायरी को ऐसे बुक पब्लिश किया जाएगा। तो बुक की तरह पब्लिश किया गया। द डायरी वॉज गिवन to Annie Frank for her 13th birthday and chronicles the events of her life from 12th of June 1942 until its final entry of 1st August 1944। तो उसको, एनी फ्रैंक को कब ये डायरी मिली गई थी? एनी फ्रैंक को ये डायरी मिली थी 13th बर्थडे, तो उसकी 13वीं बर्थडे थी ना, तभी उसको ये मिली थी। और उसके अंदर वो 12 जून 1942 से लिखना स्टार्ट करती है। 1 अगस्त 1944 तक की उसके अंदर डेट है, मतलब लास्ट डेट जो है 1 अगस्त 1944 है। मे बी उसके एक दो दिन के बाद उनको पकड़ के लेके चले गए होंगे, इसलिए उसके बाद उसकी कोई एंट्री है नहीं। इट वॉज इवेंचुअली ट्रांसलेटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डच इंटू मैनी लैंग्वेजेस एंड बिकेम वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रेड बुक्स। तो दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली एक बुक में से उसको नाम शुमार हो गया। तो शी इज नॉट एन ऑथर, she has just written her personal experiences in a personal diary। ऐसी डायरी के जो ऐसे वो खुद भी कभी सोच नहीं रही थी कि उसको पब्लिश करना चाहिए। तो हमें पता भी चलेगा अभी, हम वो जब डायरी लिख रही है तो वो कितनी घबरा रही है डायरी लिखने से, वो भी हमें समझ में आएगा। तो उसने ओरिजिनली डच में लिखा था। डच इज अ लैंग्वेज ऑफ द नेदरलैंड्स, तो नेदरलैंड्स में डच बोली जाती है, उसको डच आती होगी, तो उसने डच में लिखा था पूरा का पूरा उसकी डायरी को। उसको दूसरी सारी बहुत सारी लैंग्वेजेस में कन्वर्ट किया गया, इवन गुजराती में भी मिल जाएगी, भी ट्रांसलेटेड है, हिंदी में भी ट्रांसलेटेड है और इंग्लिश में भी है। तो जो भी लैंग्वेज आपको पसंद है उठा के एक बार पढ़ लीजिएगा, मजा आएगी पढ़ने में। तो बहुत देयर हैव आल्सो बीन सेवरल फिल्म्स, टेलीविजन एंड थिएट्रिकल प्रोडक्शंस एंड इवन एन ओपेरा बेस्ड ऑन द डायरी। तो ओपेरा भी है डायरी के ऊपर, बहुत सारे थियोरेटिकल थिएटर्स में प्लेस भी चलते हैं, टेलीविजन में बहुत सारी सीरीज भी आ चुकी है, सीरियल भी बन चुकी है इसके ऊपर, और इसके ऊपर फिल्म भी बन चुकी है। तो पॉपुलर कल्चर में सब जगह पे आपको एनी फ्रैंक से रिलेटेड इट शोज दैट शी बिकेम सो फेमस बिकॉज ऑफ द वन रीजन, उसके थॉट प्रोसेस इतना मैच्योर्ड एट सच अ स्मॉल एज गिव्स अस अ इनसाइट इनटू अ माइंड दैट के एक छोटी लड़की कितना सोच सकती है, वही लोगों को आश्चर्यचकित करता है। और इसीलिए उसकी बुक्स को, उसकी जो थॉट्स है, उसकी डायरी को इतना सराहाया गया और काफी लोगों ने इसको पब्लिश किया और अलग अलग तरीके से लोगों तक लाने की ट्राई की। डिस्क्राइब्ड एज अ वर्क ऑफ अ मैच्योर्ड एंड इनसाइटफुल माइंड, द डायरी प्रोवाइड्स एन इंटीमेट एग्जामिनेशन ऑफ डेली लाइफ अंडर नाजी ऑक्यूपेशन। और एक और चीज है, इससे पता चलता है कि जनरली जब नाजी लोग थे, एक हिस्ट्री के बारे में भी हमें पता चलता है कि जब नाजी का ऑक्यूपेशन था तब इंसान किस तरीके से रहता था। बिकॉज नाजी ऑक्यूपेशन के बाद इट्स लाइक किम जोंग उन की तरह, नॉर्थ कोरिया की तरह, कि वहां से कोई भी बातें बाहर नहीं आती थी, अंदर लोग कैसे तड़प रहे या फिर लोगों को कितनी खराब हालत है या अच्छी हालत है कुछ आइडिया नहीं होता था, बिकॉज हिटलर उन सारी चीजों को दबा के रखता था। तो वैसे ही यहाँ पे भी था, मतलब वही। तो उस हिसाब से जब डायरी, इसकी डायरी दिखती है तभी हमें पता चलता है कि अच्छा लोगों को इस तरीके से किसी ने लिख रखा है ये क्रॉनिकल्स। तो इससे पता चलता है कि वो टाइम पे लोग किस तरीके से अपना दिन का डेली लाइफ किस तरीके से बिताते होंगे। एनी फ्रैंक हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड एंड डिस्कस्ड ऑफ द हॉलोकॉस्ट विक्टिम्स। हॉलोकॉस्ट क्या होता है? तो हॉलोकॉस्ट यानी कि ये जो अत्याचार किए जा रहे हैं हिटलर द्वारा, उसको हॉलोकॉस्ट कहा जाता है। हाँ, तो जो एक साथ लोगों को गैस चैम्बर में डालकर मार देना, ये जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को हॉलोकॉस्ट कहा जाता है। तो हॉलोकॉस्ट की जो विक्टिम्स है
हॉलोकॉस्ट के विक्टिम में सारे के सारे जीव लोग ही है, JEW जीव, तो जीव लोग ही है सारे जो विक्टिम थे हॉलोकॉस्ट में, मतलब मैक्सिमम, नहीं मैक्सिमम लोगों जीव थे। तो उसमें एनी फ्रैंक भी उसमें उन्हीं में से एक विक्टिम थी। और जितने भी हॉलोकॉस्ट के विक्टिम्स है उनकी सबकी कुछ ना कुछ स्टोरीज है। उनमें से एनी फ्रैंक की स्टोरी जो है वो सबसे ज्यादा फेमस है। दूसरे भी बहुत सारे हॉलोकॉस्ट के विक्टिम्स है जिनकी स्टोरीज थोड़ी फेमस है उसमें, लेकिन एनी फ्रैंक के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। लेट अस मूव ऑन डायरेक्टली टू chapter now. Yes, gas chamber, correct. Writing in a diary is really strange experience for someone like me. Not only because I have never written anything before, but also because it seems to me that later on, neither I nor anyone else will be interested in the musings of the 13-year-old schoolgirl. Oh well, it doesn't matter. I feel like writing, and I have an even greater need to get all kinds of things off my chest. ये थॉट प्रोसेस है उस लड़की का स्टार्टिंग में, जब वो डायरी लिखना स्टार्ट कर रही है। वो बोल रही है डायरी लिखना बहुत ही स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है फॉर समथिंग समवन लाइक मी, मेरे जैसी लड़की के लिए एक डायरी लिखना बड़ा ही स्ट्रेंज एक्सपीरियंस था। वो ऐसा क्यों बोल रही है? वो बोल रही है सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि मैंने कभी इससे पहले कभी लिखा नहीं है, लेकिन ये तो है ही डेफिनेटली, मैंने इससे पहले कभी लिखा नहीं है, वो तो एक रीजन है ही, लेकिन उसके अलावा भी एक दूसरा रीजन है। दूसरा रीजन है कि बोले मुझे लगता है कि एक मेरे जैसी छोटी बच्ची, 13 साल की बच्ची का बारे में कौन सुनना चाहेगा। आज से कुछ साल बाद में मैंने जो लिखा है ना मैं पढ़ने वाली हूँ, ना मेरे अलावा कोई दूसरे लोग इसको पढ़ने वाले हैं, तो ऐसी चीज लिख कर करना क्या है। बट देन बाद में वो दूसरा थॉट प्रोसेस बताती है, लेकिन फिर भी क्या करें, लिखना तो पड़ेगा, क्योंकि इससे भी बड़ी एक चीज है कि मेरे को भी एक आई नीड सम प्लेस जहाँ पे मैं अपने दिमाग में जो चल रहे हैं उन सारी चीजों को कहीं पे व्यक्त करूं, अपनी सारी भावनाओं को। तो और कोई जगह मुझे मिल नहीं रही है, डायरी सीम्स टू बी द बेस्ट ऑप्शन जहाँ पे मैं अपनी दिल में भरी हुई जो भी सारी बातें हैं उन कहीं पे डाल सकूं। तो यहाँ पे जैसे शब्द लिख रखा है, get all kinds of things off my chest, OFF ऑफ माई चेस्ट। ऑफ माई चेस्ट का मतलब होता है दिल की जो भी सारी बातें हैं वो किसी को कह देना, उसको कहते हैं ऑफ द चेस्ट। तो बोले ये सारी जो बातें हैं जो मेरे दिल में भरी हुई है, उन सारी दिल की बातों को मैं कहूँ कहाँ, किधर, किसको बताऊं। कोई वैसा फ्रेंड भी नहीं है जिसको मैं बता पाऊँ, तो वो हमें आगे बताएगी। हमें भी यही सोच रहे होंगे कि किसी फ्रेंड को बता दे, मम्मी पापा को बता दे। तो वो ऐसा कुछ तो हो सकता था किसी के साथ, ऐसा इसके लिए डायरी लिखने की जरूरत है। तो आगे वो बताती है पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। मतलब आप किसी इंसान को बोलने जाओगे ना, तो सामने से रिप्लाई पूछता रहेगा, अरे अच्छा तूने ऐसा क्यों किया, ऐसे, अरे एक काम करते ना ऐसा कर लेती। तो मतलब क्वेश्चंस आएंगे जिसके आंसर देना बहुत डिफिकल्ट होते जाएंगे। तो बोले इससे तो अच्छा पेपर होते हैं, पेपर को आप कुछ बोलो वो कुछ नहीं बोलते, वो शांति से सुनते रहते हैं। आप जो बोलना चाहो उसको आराम से बोलते रहो, दे आर मोर पेशेंट, वो शांति से सुनेंगे, एकदम पेशेंट होकर सुनेंगे। तो पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग on one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting with my chin in my hands, bored and listless, wondering whether to stay or go out. I finally stayed where I was, brooding. Yes, paper does have more patience. And since I am not planning to let anyone else read the stiff backed notebook, grandly referred to as a diary, unless I should ever find a real friend, it probably won't make a bit of difference. What does it saying that? क्या बोल रही है, कौन से समय की बात कर रही है? बोले एक टाइम बात कर रही है जहाँ पे मैं ऐसे ही डिप्रेस होकर घर पे बैठी थी। डिप्रेस होकर मतलब कि वो पागल नहीं हो गई है, शी इज जस्ट डिप्रेस, उसको उस दिन मूड नहीं आ रहा है। जस्ट अ मिनट, मन हल्का करना, यस मन हल्का करना, करेक्ट। स्वयं, हाँ, आई थॉट दैट, हाँ तो वो उस दिन शांति से ऐसे ही बैठी थी डिप्रेस होकर, घर पे कुछ काम करने को था नहीं और बहुत 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 बोर हो रही थी। फिर आगे लिखा हुआ चिन इन माई हैंड्स, चिन इन माई हैंड्स मतलब आप हाथ रखो और हाथ के अंदर अपनी चीन को हाथ में रखो, तो आप देखो किस तरीके से बैठे हुए रहेंगे। हाँ तो बस, तो उस तरीके से आप बैठे हुए रहेंगे। आप ऐसे कब बैठते हो? जब ऐसे ही शांति से बैठे हो, कुछ काम करने को है नहीं, सर ने एग्जाम जितना पेपर दिया था लिखने को सब कुछ हो गया है, होमवर्क खत्म हो गया है, स्कूल का होमवर्क खत्म हो गया है, तारक मेहता के 10 एपिसोड देख लिए, अब करे तो क्या करे।
यू डोंट हैव एनी अदर टाइम एनीथिंग टू डू, तो ऐसे ही शांति से बैठा है बोर होकर। शी इज बोर्ड एंड लिस्टलेस, लिस्टलेस का मतलब भी वही होता है कि वही एनर्जी एनर्जी है नहीं, शांति से बैठा रहना है तो शांति से बैठी रही है। और उस टाइम ये सोच रही है कि पेपर के पास ज्यादा पेशेंस होता है एज कम्पेयर टू द पीपल। और फिर आगे वो बता रही थी कि इसका मतलब ये है कि मेरे को है ना अपनी इस बुक में लिखना चाहिए। इस बुक को जो बोल रही है, बुक को वो डायरी बोल रही है। तो यहाँ पे उस बुक के बारे में हमें बताया, वो बुक कैसी है। इट इज अ स्टिफ बैग्ड नोटबुक ग्रैंडली रिफर्ड टू एज डायरी। स्टिफ बैग्ड मतलब कि एकदम कड़क, उसके ऊपर कवरिंग कर रखा है। तो कड़क कवरिंग करी हुई ये जो नोटबुक है, जिसको मैं ग्रैंडली, ग्रैंडली मतलब कि बहुत ही क्या कहेंगे ग्रैंडली, हाँ ग्रैंड, ग्रैंड मतलब बहुत ही, कैसे बोलूंगा, जैसे हम किंग को बुलाते हैं, किंग को बहुत ग्रैंडली बुलाते हैं, राजा महाराजा अधिराज, तो इस तरीके से बुलाते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे भी वो इसको बड़े ही ऊंचा मानकर अपनी बुक को वो डायरी नाम दे रही है। तो वो बोल रही है मेरी डायरी है, तो मैं उसको ग्रैंडली डायरी बोलती हूँ। एंड अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड, और उसके कंटेंट जो है उस डायरी के अंदर जो मैं लिखने वाली हूँ, वो किसी और को तो जब तक नहीं दिखाने वाली, जब तक वो मेरे को पता ना, मेरे को लगे नहीं कि ये मेरा रियल फ्रेंड है। जब तक वो कोई रियल फ्रेंड नहीं मिलेगा तब तक मैं इसके अंदर लिखती रहूंगी, और ये सिर्फ उसी को दिखाऊंगी जो मेरे को लगे कि ये मेरा रियल फ्रेंड है। इट प्रोबेबली वॉन्ट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस, wait till then I can definitely start writing in the book. Now I am back to the point that prompted me to keep a diary in the first place. I don't have a friend. तो बस वो फ्रेंड की जैसे बात की तो बोले इससे, हाँ मुझे एक चीज याद आई, शी इज सेइंग इन द मैनर इस तरीके, हाँ तो इससे मुझे याद आता है कि मैं तुम्हें बताना ही भूल गई कि मैं ये डायरी लिखना क्यों स्टार्ट कर रही थी। ये मैंने डायरी लिखना इसीलिए स्टार्ट किया क्योंकि मेरे पास कोई अच्छा फ्रेंड नहीं है, आई डोंट हैव अ फ्रेंड। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली। तो बाद में वो आगे चलकर बोले एक मिनट रुको रुको, बोले मेरे को शांति से बोल लेने दो, क्लियरली बताने दो, मैं नहीं, मेरे पास कोई फ्रेंड नहीं है, इसका कहने का मतलब आपको क्लियरली बताती हूँ, सुनो। सिंस नो वन विल बिलीव दैट अ 13-year old गर्ल इज कंप्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड एंड आई एम नॉट। बोले रुको मैं वही बताती हूँ, क्लियर कर लेने दो। ऑब्वियसली 13 साल की बच्ची को कोई भी मानेगा नहीं कि 13 साल की बच्ची और उसका एक भी फ्रेंड नहीं है इस दुनिया में, और पूरी दुनिया में वो पूरी अकेली है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो वो बोल रही है यस आई एम नॉट, और मैं अकेली हूँ भी नहीं। आई हैव लविंग पेरेंट्स एंड अ 16-year-old सिस्टर। तो सिस्टर की उम्र है 16 साल, उसकी उम्र है 13 साल। तो बोल रही है मेरे पेरेंट्स भी है जो मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरी एक सिस्टर है, मेरी एल्डर सिस्टर है जो 16 साल की है, एंड देर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स। और कुछ 30 लोग हैं जिसको मैं फ्रेंड्स तो बुला ही सकती हूँ। आई हैव अ फैमिली, लविंग आंट्स एंड अ गुड होम। मेरे पास अच्छी फैमिली है, मेरी आंटियां जो है वो सब मुझे बहुत प्यार करती है, और बहुत ही अच्छा सा घर है मेरे पास। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बहुत अकेली हूँ, डिप्रेस रहती हूँ, ऐसा कोई हालत नहीं है मेरी, एवरीथिंग इज फाइन, सब कुछ अच्छा है। बट नो, ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड। तो यहाँ पे ऊपर ऊपर से देखो तो आपको ऐसा ही लगेगा कि मेरे पास सब कुछ है, इतने सारे फ्रेंड्स है, इतनी अच्छा घर है, इतनी अच्छी फैमिली है, एवरीथिंग इज गुड, सो एवरीथिंग इज फाइन। बट एक चीज है की कमी है, एक मेरे एक सच्चे मित्र की कमी है। आई डोंट हैव वन ट्रू फ्रेंड, दैट इज व्हाट ही शी इज सेइंग, कि कोई मेरा बेस्ट फ्रेंड नहीं है। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स इज हैविंग अ गुड टाइम। आई कांट ब्रिंग माई but ordinary everyday things. We don't seem to be able to get any closer and that's the problem. बता रही है कि फ्रेंड्स के साथ का उसका एक्सपीरियंस कैसा है। बोले जब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ रहती हूँ ना, तभी मैं एक ही चीज के बारे में सोच रही होती हूँ कि काश मुझे कुछ अच्छा समय बिताने को मिल जाता कहीं पे, काश मेरे को और अच्छा समय मिलता जहाँ पे मैं बिता सकता अपना समय। तो सोचो, अब आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप क्या सोचोगे, आपको ये सोचना है कि भाई मेरे को और अच्छा समय बिता पाऊँ, कहीं पे जाके मैं मजा कर पाऊँ, तो कहाँ पे मजा करने जाओगे, फ्रेंड्स के साथ मजा करने जाओगे। लेकिन ये जब फ्रेंड्स के साथ है तभी वो सोचती है कि कहीं पे काश मैं कहीं पे मजा कर पाती, यहाँ पे उसको मजा आ ही नहीं रहा, फ्रेंड्स के साथ रहती तो उसको मजा आता ही नहीं था। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स। उनके साथ बात कर करके मैं बात क्या करूँ, वो सिर्फ एक ही चीज बात होती थी, डेली क्या कर रहे हो, सुबह उठ के मैंने चाय पी, वो चाय में थोड़ा सा शक्कर थोड़ी कम थी आज, और पता है उसके बाद चाय पीने के बाद तो मैंने बर्तन भी नहीं किया आज, तो वैसे ही रख के आ गई। तो बस यही बातें रोज की रोजमर्रा की एक ही एक बातें रोज करते रहते, तो मैं बोर हो जाती थी।
I did not like talking all such daily things. We don't seem to be able to get any closer and that's a problem. और बोले बस और ज्यादा कोई बातें हो नहीं पाती थी, हम फ्रेंड्स जो थे वो और ज्यादा नजदीक कहीं आ नहीं पाते थे, बस यहीं पे रहकर बात खत्म हो जाती थी. Then that is why I could not find a true real friend. Maybe it's my fault that we don't confide in each other. In any case, that's just how things are. And unfortunately, they are not liable to change. This is why I have started the diary. तो बोल रही है शायद ये मेरी गलती हो सकती है कि हम एक दूसरे के अंदर कन्फाइड नहीं कर पा रहे हैं. कन्फाइड का मतलब पास में दे रखा है, तो प्लीज डू रीड इट. टू टेल द पर्सनल थिंग्स प्राइवेटली टू अ पर्सन दैट वन ट्रस्ट. तो अपनी प्राइवेट बातों को किसी और के साथ शेयर करना, उनके साथ शेयर करना जिसको आप ट्रस्ट करते हो. तो उसका मतलब होता है तो कन्फाइड. तो बोले हम जो फ्रेंड्स है, तो फ्रेंड्स एक दूसरे के ऊपर कन्फाइड नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि हम अपनी पर्सनल बातों को एक दूसरे के साथ शेयर नहीं कर पा रहे हैं. तो शायद उसमें मेरी ही गलती है कि मैं शायद उनके साथ शेयर नहीं कर पा रही हूँ अपनी पर्सनल बातों को. लेकिन है तो इसी तरीके से इन एनी केस दैट इज, यहाँ पे आप देखोगे तो यही चीजें है, मतलब ऐसा ही है. यहाँ पे सब एक दूसरे के साथ कोई भी पर्सनल बातें शेयर नहीं कर रहा है. क्यों नहीं कर रहा है? तो वो ऑब्वियस ही बात है कि अगर पर्सनल बातें शेयर की जाएगी तो कुछ ना कुछ उनकी बातें बाहर रिवील हो जाएगी और शायद उनको को पकड़ने के लिए पुलिस आ सकती है, नाजी आ सकती है. तो इट में ब्रिंग डिफिकल्टी टू द होल फैमिली. इसलिए नॉर्मली कोई एक दूसरे के साथ ज्यादा पर्सनल बातें करता नहीं था. तो आई एम नॉट एबल टू confide with each other. We are not able to confide with each other. And also, what is it saying that that's just how the things are. और हाँ, यही सारी चीजें यहाँ पे सब सब जगह ऐसा ही चल रहा है. एंड ये सारी चीजें वापस से बदलने वाली तो नहीं है. इट्स नॉट लाइबल टू चेंज. ये जो अभी जिस तरीके से अभी माहौल बना हुआ है उस हिसाब से लग तो नहीं रहा है कि ये सारी बातें कुछ बदलने वाली है. तो अब जाए तो जाए कहाँ, करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या. तो ऐसी हालत हो गई है उस लड़की की, एनी फ्रैंकी के. बोले किसको बोलूं, मैं किसी को, कोई मेरी फ्रेंड मिल नहीं रही है कोई अच्छी, तो मैं किसी को बता नहीं पा रही हूँ अपनी बातें. तो डायरी सीम्स टू बी द बेस्ट ऑप्शन एंड दैट इज व्हाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी. एंड नाउ अब आपको जिस्ट समझ में आ रहा होगा कि उस लड़की ने डायरी लिखना क्यों स्टार्ट किया. ऐसा नहीं है कि फ्रेंड्स नहीं थे, उसने बोला कि फ्रेंड्स नहीं है, मतलब कैसे फ्रेंड नहीं है, जिसके अंदर वो कन्फाइड कर सके, जिसके ऊपर वो ट्रस्ट कर सके, ऐसा कोई फ्रेंड नहीं था. इसीलिए उसने डायरी लिखना चालू किया. और जब वो बोल रही है कि डायरी जो होती है, पेपर जो होते हैं, वो ज्यादा पेशेंस वाले होते हैं, तो ज्यादा मगजमारी भी नहीं है, शांति से अपने जो भी बातें हैं बोल दो, वो सुन लेंगे, वो सुन लेंगे. और आपको रिप्लाई में कुछ भी सॉरी वॉरी भी नहीं बोलेंगे या फिर कुछ आपको भला बुरा भी नहीं कहेंगे, शांति से सुनते रहेंगे. दैट इज द बेस्ट थिंग अबाउट डायरी. नाउ टू एनहांस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन, I don't want to jot down the facts in this diary the way most people would do, but I want the diary to be my friend, and I am going to call this friend Kitty. तो बोले नॉर्मली हम सब क्या करते हैं डायरी में, बोले वही डेली के जो फैक्ट्स होते हैं वही लिखते रहते हैं. आज मैंने बर्तन घिसे, या आज मैंने ये काम किया, आज मैं छत पे गई थी तो आधे घंटे मैंने छत पे बिताए और मैंने आकाश को देखा, और उस तरीके से कुछ ना कुछ लिख दिया. तो बोले इस तरीके से लोग अपनी डायरी लिखते हैं, लेकिन मेरे को वैसे नहीं लिखना है, क्योंकि मेरे को इसको एक फ्रेंड की तरह ट्रीट करना है, मुझे उसको एक फ्रेंड बनाना है. एंड दैट इज द रीजन व्हाई आई विल कॉल इट एज अ किटी. ये मेरी फ्रेंड है और मैं उसको किटी बुलाने वाली हूँ. तो वो अपनी डायरी को फ्रेंडली नाम से, किटी नाम से बुला रही है. ओके, नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट मेक्स राइटिंग इन अ डायरी अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एनी फ्रैंक. एनी फ्रैंक के लिए डायरी लिखना एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस क्यों था. मैं आपको कुछ ऑप्शंस दे रहा हूँ, आपको ए, बी और सी, ये तीनों में से कौन सा सही है वो बताना है. डायरी लिखना एनी फ्रैंक के लिए स्ट्रेंज एक्सपीरियंस था क्योंकि नंबर 1 ए, वो बहुत ही छोटी थी. नंबर 2 यानी कि बी, उसको लिखने का एक्सपीरियंस नहीं था और उसे डाउट था कि इतने छोटी लड़की की बातें कौन सुनेगा. या ऑप्शन नंबर सी, वो जीव थी और उसको था कि जीव लोग कभी डायरी लिखते नहीं है, तो इसलिए मैं भी लिख के क्या करूं. ओके, 2 लोगों का बी आया, 3 बी, बी बी, फाइन. ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, यस, एवरीवन इज करेक्ट, इट्स बी. तो बी ऑप्शन है कि वो उसको डाउट था कि वही कि उसकी डायरी, वो इतनी छोटी लड़की की डायरी कौन पढ़ेगा, मैं खुद भी नहीं पढ़ूंगी, तो लिख के क्या करूं. और दूसरा
और दूसरा उसने कभी डायरी लिखी नहीं थी, तो उसको डायरी लिखने में थोड़ी सी तकलीफ हो रही थी उसको, कि बहुत अजीब सा फील आ रहा था। तो दीज आर द टू रीजंस। वेरी गुड। नाउ व्हाई डज एनी वांट टू कीप अ डायरी? डायरी, एनी, एन जो है वो डायरी क्यों रखना चाहती है, तो उसका रीजन क्या हो सकता है? तो मैं आपको दो तीन कोई तीन ऑप्शन देता हूँ, आप ए बी सी में से रिप्लाई दीजिएगा। सर मैं तो कहूँ? डायरी रखना चाहती थी। नंबर वन, ए, बिकॉज उसके पेरेंट्स ने उसको फोर्स किया था। नंबर बी, क्योंकि सारे फ्रेंड्स जो थे वो लोग भी डायरी रखते थे, तो उसको भी डायरी रखनी थी। या नंबर सी, क्योंकि उसका कोई रियल फ्रेंड नहीं था। वाह, वेरी गुड, वेरी गुड। सी, करेक्ट, इट्स करेक्ट आंसर, बिकॉज शी डिड नॉट हैव अ रियल फ्रेंड्स। एब्सोल्युटली करेक्ट। तो इस तरीके से आप आंसर लिख पाओगे। तीसरा आंसर है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, व्हाई डिड एनी थिंक शी कुड कन्फाइड मोर इन हर डायरी देन इन पीपल? एनी फ्रैंको को ऐसा क्यों लगता था कि वो एक डायरी के अंदर ज्यादा कन्फाइड कर पाएगी एज कंपेयर टू द पीपल? लोगों के कंपेयर में डायरी में ज्यादा विश्वास है, ऐसा उसको क्यों लगता था? तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे? कौन देगा? आगम देगा। चल आगम आंसर दो। સર हाँ, સર કેમ કે એને એવું હતું કે પેપર હેઝ મોર પેશન્સ ધેન પીપલ. અગર બરોબર. કોઈને કે તો બધા એને સવાલ પૂછશે કે આમ કઈ એને સલામન આપશે કે આમ કરવું તું ને આના બદલે. हाँ, બરોબર છે, બરોબર, એટલે ઓકે, ફાઇન. हाँ, એટલે she could confide more in paper rather than in people. हाँ, तो ये सही आंसर है, तो इस तरीके से आप लिख पाओगे। तो आपका ये तीन आंसर खत्म हुए। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। Since no one would understand a word of my stories to Kitty, if I were to plunge right in, I would better provide a brief sketch of my life, such as I dislike doing so. तो बोल रही है, अब मेरे किटी में मैं किटी को ये नहीं बताऊंगी कि एग्जैक्टली मेरी स्टोरी क्या है, मैं मेरा बैकग्राउंड नहीं बताऊंगी, तो कुछ समझ में नहीं आएगा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो ये मतलब देखो, किटी को अपना फ्रेंड मान रही है, तो एज अ फ्रेंड उसको ट्रीट कर रही है, तो वो फ्रेंड को पहले सारी चीजों के साथ इंट्रोड्यूस तो करवाना पड़ेगा ना उसे, कि देखो ये मेरी मम्मी है, ये मेरे पापा है, ये काम करते हैं, मम्मी ये काम करती है, मेरी इस लाइफ इस तरीके से चलती है। तो वो पहले वो अपनी लाइफ को इंट्रोड्यूस कर रही है किटी को, वो किटी को बता रही है कि उसकी लाइफ कैसी है। माई, और आप बाद में ये भी बता रही है कि ऑब्वियसली आई डोंट लाइक डूइंग दिस मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो। ऐसा नहीं है कि उसको बड़ा पसंद है अपने बारे में बढ़ाई चढ़ा के बात करना। एनी फ्रैंक को ऐसा कुछ है नहीं कि बढ़ा चढ़ा के उसको बात करना का बहुत पसंद है, लेकिन इनफैक्ट शी डिसलाइक्स डूइंग सच थिंग। बट पहली बार मिली है किटी को, किटी पहली बार मिल रही है उसके साथ, यानी कि डायरी जो उसके साथ पहली बार मिल रही है, तो डायरी को सारी चीजों को इंट्रोड्यूस करवाना बनता है। तो चालू कर रही है अपने पापा से। माई फादर, द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन, didn't marry my mother until he was 36 and she was 25. तो मेरे पापा मोस्ट एडोरेबल पर्सन है। मोस्ट एडोरेबल मतलब जो बहुत ही, जिसको हम अडोर कर पाए, जिसको हम बहुत ही प्यार करते हैं काइंड ऑफ। तो हम जिसको सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, वो मेरे पापा की शादी कब हुई? तो मेरे पापा जब 36 ईयर्स के थे तभी उनकी शादी हुई थी मेरी मम्मी के साथ। वो भी जब भी मम्मी की तभी उम्र क्या थी? 25 थी। My sister Margaret was born in Frankfurt in Germany in 1926. I was born on 12th of June 1929. तो मार्गेट का जन्म दे रखा है, कहाँ पे हुआ था वो लिख रखा है, इट्स इन फ्रैंकफर्ट जर्मनी इन द ईयर 1926। और उसका जन्म कब हुआ तो वो तो हमें पता ही है, 12 जून 1929, आज ही के दिन, बट 1929 ईयर में। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वाज 4। मैं 4 साल की थी तब तक मैं फ्रैंकफर्ट में रही। 4 साल मतलब 1933 आ गया। Then what happened after 4 years? My father emigrated to Holland in 1933. Emigrated मतलब वहां चले जाना, तो वहां पे ट्रैवल करके वहां चले गए, हॉलैंड में चले गए। हॉलैंड इज सेम एज द नेदरलैंड्स। द नेदरलैंड्स जिसका कैपिटल है एम्स्टरडेम। तो हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो बोले 1933 में उसके पापा एमिग्रेट होकर वहां पे चले गए, हॉलैंड में चले गए। माई मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक,
इस द्वारा वो अपने मम्मी को इंट्रोड्यूस कर रही है नाम से। मम्मी का नाम है एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक। वेंट विद हिम टू हॉलैंड इन सितंबर व्हाइल मार्गरेट एंड आई वर सेंट टू एचिन टू स्टे विद आवर ग्रैंडमदर। तो मम्मी और पापा दोनों अभी हॉलैंड चले गए हैं और हम दोनों कहाँ पे है? हम दोनों अभी आचिन में है। तो आचन में क्यों गए हैं? तो आचन इज अ नेम ऑफ अ प्लेस, इट्स अ नेम ऑफ अ प्लेस जहाँ पे उसकी ग्रैंड मदर रहती है। मार्गरेट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर। फिर दिसंबर आते आते 1933 के दिसंबर आते आते मार्गरेट भी चली गई। एंड आई फॉलोड इन फेब्रुअरी व्हेन आई वाज प्लंक्ड डाउन ऑन द टेबल एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गरेट। तो देखो मार्गरेट जो है उसकी बर्थडे आती है दिसंबर में, सॉरी फरवरी में आती है। पहले उसके पापा गए, फिर सितंबर में उसकी मम्मी गई, 1933 के दिसंबर में मार्गरेट चली गई, फिर 1934 के फरवरी महीने में वो भी चली गई। मतलब एनी फ्रैंक भी हॉलैंड पहुंच जाती है। लेकिन फरवरी में उस दिन को उसको हॉलैंड में ले जाया जाता है जिस दिन मार्गरेट की बर्थडे होती है। तो बोले वो वही लिख रही है कि मैं फरवरी के दिन वहां पे गई, लेकिन मुझे डायरेक्टली बर्थडे टेबल के ऊपर रख दिया गया एज अ प्रेजेंट टू मार्गरेट। मार्गरेट को प्रेजेंट करने के लिए रख दिया कि ये लो मार्गरेट तुम्हारी आज की बर्थडे गिफ्ट। मतलब वो बड़ी दीदी जो है उसकी बर्थडे गिफ्ट बनकर मैं गई, बेसिकली मैं उसकी दीदी बनकर गई, सॉरी मैं दीदी का प्रेजेंट बनकर गई। यस सर, ब्लैक स्क्रीन आ रही है। यस हाँ, तो आई स्टेट राइट अवे, ओके फाइन। तो मेरे को डायरेक्टली फरवरी में वहां पे ले जाया गया मार्गरेट को, मार्गरेट के लिए एक प्रेजेंट बनाकर, कि मार्गरेट का बर्थडे प्रेजेंट बनकर मैं वहां पे पहुंच गई। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द Montessori nursery school. I stayed there until I was 6, at which time I started in the first form. अब फर्स्ट फॉर्म का मतलब होता है हमारे यहाँ पे जैसे फर्स्ट क्लास बोलते हैं, पहला फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड, वहाँ पे फॉर्म शब्द यूज किया जा रहा है। तो मैं जैसे ही वहाँ पे पहुंची तो मैंने मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल को ज्वाइन कर दिया और मैं वहाँ पे 6 साल की थी तब तक वही नर्सरी स्कूल में पढ़ी और उसके बाद मुझे पहली क्लास में डाल दिया गया, फर्स्ट फॉर्म में डाल दिया गया। इन द सिक्स्थ फॉर्म माई टीचर वॉज मिसेस क्यूप्रस, द हेड मिस्ट्रेस। At the end of the year, we were both in tears as we said a heartbreaking farewell. तो जब मैं सिक्स्थ फॉर्म में आई तभी मेरी जो टीचर थी वो थी मिसेस क्यूपरस, जो हमारी हेड मिस्ट्रेस भी थी। और जब हम सिक्स्थ फॉर्म को छोड़कर जा रहे थे, मतलब सिक्स स्टैंडर्ड को छोड़कर जब जा रहे थे, तभी हम दोनों की आंखों में बड़े आंसू थे, बहुत आंसू आए थे। क्यों आंसू आए थे? क्योंकि हम एक दूसरे को फेयरवेल करके छोड़कर जा रहे थे। अब मैं बड़े स्टैंडर्ड में जाने वाली थी, तो ये स्कूल छोड़कर अब मैं दूसरी स्कूल में जाने वाली थी। ठीक है, यहाँ पे किसी को कुछ इशू? हाँ। इन द समर ऑफ 1941 grandma fell ill and had to have an operation, so my birthday passed with a little celebration. तो समर में ही उसकी बर्थडे आती है, पता ही है, जून में ही उसकी बर्थडे आती है। So in the summer of 1941 grandma fell ill and to have an operation, so my birthday passed with little celebration. तो वो पता ही है जून में उसकी बर्थडे आ रही है, समर में बर्थडे आती है, तो उसकी ग्रैंडमा उसी टाइम पे बीमार पड़ जाती है। 1941 का ईयर है और उस टाइम पे उसकी बर्थडे जो है वो बिना सेलिब्रेशन के, लिटिल सेलिब्रेशन के साथ मनाई जाती है। ज्यादा सेलिब्रेशन हो नहीं पाता क्योंकि दादी बीमार है। ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942, तो कुछ 5-6 महीने के बाद उसकी दादी मर जाती है। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर। बोले किसी को नहीं पता है कि मेरे को कितनी याद आती है दादी की और मैं उनको कितना प्यार करती थी। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 was intended to make up for the other and grandma's candle was lit along with the rest. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वही जनवरी में वो मर गई दादी अम्मा, लेकिन जून में जब उसकी वापस अब बर्थडे आ रही है दूसरी बार, तो इस बार लास्ट ईयर बर्थडे सही से नहीं सेलिब्रेट हो पाई थी, तो इस बार वो बर्थडे को बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं और ग्रैंडमा के नाम के लिए एक कैंडल भी जलाते हैं इन द नेम ऑफ ग्रैंडमा, के दादी यहाँ पे है ये मानकर एक कैंडल उनके नाम की भी जलाई जाती है। द 4 of us are still doing well. Who 4? मम्मी पापा एंड दोनों बहनें। We all are doing well right now, and that brings me to the present date of 20 June 1942,
एंड द सोlemn डेडिकेशन ऑफ माई डायरी। तो बस बेसिकली वो बोल रही है कि अब ये सारा उसने बैकग्राउंड दे दिया और बता दिया कि आज 20 तारीख 1942 है और यहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट होती है। मतलब उसकी डायरी लिखने की जर्नी आज के दिन से स्टार्ट। अब हम क्वेश्चन आंसर्स करते हैं और चलो आगे बढ़ते हैं। अब 20 जून 1942, डियरेस्ट किटी, सैटरडे का दिन है। किटी को वो लिख रही है और एंटायर क्लास इज क्वैकिंग इन इट्स बूट्स। द रीजन, क्वैकिंग इन इट्स बूट्स, शेकिंग विथ फियर एंड नर्वसनेस। मतलब डर के कारण लोग, मतलब बेसिकली डर रहे हैं इसलिए उनके पैर कांप रहे हैं। तो डर के मारे पैर कांपना मतलब कुछ ऐसी चीजें होनी, कुछ ऐसी घटना घटने वाली है जो लोग, जिससे लोग डर जाएंगे या फिर पीपल आर वेरी मच एंशियस अबाउट। So our entire class is quacking in its boots. The reason, of course, is the forthcoming meeting in which the teachers decide who will move up to the next form and who will be kept back. यानी कि रिजल्ट का दिन है। तो रिजल्ट वाले दिन तो सबकी डरती है, सबकी फटती है, तो इनकी भी फट रही है। The reason, of course, is the forthcoming meeting in which the teachers will decide. तो रीजन क्या है कि भाई अभी आने वाली है, एक मीटिंग आने वाली है जिसमें टीचर ये डिसाइड करेंगे कौन नेक्स्ट फॉर्म में जाएगा, कौन अगली क्लास में जाएगा और कौन यहीं पे रह जाएगा। हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स। आधी क्लास है ना क्या कहते हैं, बेट लगा रही है, मतलब शर्तें लगा रही है। क्या शर्त लगा रही है तो देखते हैं। जी एंड आई लाफ आवरसेल्व्स सिली एट द टू बॉयज बिहाइंड अस। तो जीएन जो है उसकी एक फ्रेंड का नाम है। तो बोले वो जीएन और मैं जो है साथ में बैठी है, तो हम दोनों बहुत हंस रहे हैं ये सुन, क्योंकि हमारे पीछे कुछ दो लड़के बैठे हैं, उनकी बातें सुनकर हमें बहुत हंसी आ रही है। और पीछे कौन बैठा है, तो पीछे दो लोग बैठे हैं, उनका नाम है सीएन, एक को सीएन की तरीके से वो लिख रही है और दूसरे का नाम है जैक्स। तो चांसेस आ रहा है कि यहाँ पे वो पूरा नाम नहीं बता रही है, क्योंकि उन लोगों को वहां पे ऐसे ही बुलाया जा रहा होगा। मतलब हम काफी बार प्यार से ऐसे ही बोलते हैं, जैसे पूरा नाम नहीं बुलाते, उसकी सिर्फ सरनेम बुला देते हैं, तो इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे भी उसी प्रकार से है कि सीएन एंड जैक्स, ये दो लड़कों का नाम है। तो सीएन एंड जैक्स हु हैव स्टेक्ड देयर एंटायर हॉलिडे सेविंग्स ऑन देयर बेट। तो बोले उन दोनों ने क्या किया है, शर्त लगाई है और अपने पूरे हॉलिडे के दरमियान उन्होंने जितना भी पैसा उन्होंने सेविंग कर रखा था, वो सारा का सारा सेविंग उन्होंने इस शर्त पे लगा दिया है। शर्त क्या है, तो चलो पढ़ते हैं शर्त क्या थी। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट इट्स यू आर गोइंग टू पास, नो आई एम नॉट, यस यू आर, नो आई एम नॉट। तो यहाँ पे वो एक्सैजरेट करके बोल रही है एनी फ्रैंक, ये दिन से सुबह से लेकर रात तक बोले यही दोनों झगड़ रहे कब से। एक दूसरे को बोल रहा है तू पास हो जाएगा, वो खुद बोलता है नहीं मैं नहीं पास होऊंगा। तो वो सामने, अरे तू पास हो जाएगा मेरे को पता है ना, बोले नहीं मैं पास नहीं होने वाला, मेरे को पता है, मेरे टीचर मुझे पास नहीं करेगी। इवन जी इज pleading glances and my angry outbursts can't calm them down। तो बोले जी जो मेरे साथ बैठी हुई है वो उनको रिक्वेस्ट करे प्लीज अब बंद कर दो ना यार, क्या तुम झगड़ा झगड़ी कर रहे हो कब से। और मैं भी उनके तरफ बहुत ही गुस्से से भी देखा उनकी तरफ, लेकिन वो दोनों चुप होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो दोनों अंदर ही अंदर कब से ऐसे शर्त पे शर्त लगाए जा रहे थे। एक बोलता है तू पास हो जाएगा, दूसरा बोलता है नहीं मैं पास नहीं होने वाला, मेरे को पता है टीचर पास नहीं करेगी। इफ यू आस्क मी, there are so many dummies that about a quarter of the class should be kept back, but teachers are the most unpredictable creatures on earth। तो टीचर्स के बारे में कुछ बता रही है, बड़ी फनी वे में बता रही है। तो बोलती है मेरी बात मानो और मुझसे कोई पूछे ना, तो इस क्लास में बहुत सारे डमीज है। डमीज है मतलब कि डम लोग है। क्वार्टर एटलीस्ट 1/4 लोग तो ऐसे है जो यहाँ पे इस क्लास को रिपीट करना चाहिए, जिनको आगे प्रमोट करना ही नहीं चाहिए। लेकिन आपको पता ही है टीचर क्या है, बड़े ही अनप्रेडिक्टेबल क्रीचर होता है। एक अनप्रेडिक्टेबल क्रीचर मतलब एक ऐसा जानवर है जो अनप्रेडिक्टेबल है, जिसको हम कभी प्रेडिक्ट नहीं कर पाते, कब गुस्सा हो जाते हैं, कब प्यार से बात करते, कुछ समझ में नहीं आता है। तो ये टीचर कब पास कर दे कब फेल कर दे, यू नेवर नो। तो वो टीचरों के बारे में इस तरीके से वो लिख रही है, बिकॉज शी इज जस्ट अ 13-year-old गर्ल एनी विच वेज। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स एंड माई सेल्फ। तो मेरी जो सारी फ्रेंड्स है और मैं हूँ, मुझे अपने फ्रेंड्स और अपने बारे में कोई ज्यादा टेंशन नहीं है, मेरे को कोई टेंशन नहीं है, हम सब लोग पास हो जाएंगे, वी विल मेक इट। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ्स। एज ऑलवेज सबके साथ होता है। बोले बोले सिर्फ एक ही चीज में, एक ही सब्जेक्ट में मुझे डाउट है, मैथ्स में शायद ना क्लियर हो। एनीवेज
ऑल वी कैन डू इज वेट। और वैसे भी लेकिन और किया क्या जा सकता है, हमें सिर्फ वेट ही करना पड़ेगा। तो यस कुछ यू विल हैव टू वेट, लेट अस सी गवर्नमेंट क्या कहती है, तो ट्यूशन तभी चालू होगी, हमें भी वेट ही करना पड़ेगा। The only subject I am not sure about is maths. Anyways, all we can do is wait. Until then, we keep telling each other not to lose heart. और वही तब तक हम एक दूसरे को आश्वासन दे रहे, अरे टेंशन मत ले, हो जाएगा हो जाएगा, तो टेंशन मत लेना, अभी टीचर, अभी तो क्या अपने टेंशन लेके क्या कर लेंगे, आने दे टीचर को, जब होगा तब देखेंगे, जब रिजल्ट आएगा तब देखेंगे। तो इस तरीके से चर्चा चल रही है अंदर ही अंदर। I get along pretty well with all my teachers. There are 9 of them, 7 men and 2 women. तो टीचर्स की बात चली है, तो टीचर के बारे में मैं इंट्रोड्यूस कर रही है कि मेरे क्लास में टोटल 9 टीचर है मेरे स्कूल में, मतलब मेरे कॉन्टेक्ट में आते हैं 9 टीचर है जो हमें पढ़ाते हैं। उनमें से 7 जो है वो मेन है और 2 है वो वुमेन। मिस्टर किसिंग, द ओल्ड फौजी who teaches maths, was annoyed with me for ages because I talked so much. लेकिन इनमें से इन 9 में से एक मिस्टर किसिंग करके एक इंसान है, इज एन ओल्ड फौजी। ओल्ड फौजी का मतलब होता है यहाँ पे वो अपना फौजी मतलब सोल्जर वाला फौजी नहीं, फौजी का मतलब होता है ओल्ड गाय, पुराना मतलब बुढ़ा सा इंसान, बुढ़ा इंसान है। वो काफी सालों से मैथ्स पढ़ा रहे हैं। तो बोले मेरी सिर्फ उनके साथ नहीं बनती, बाकी सबके साथ बनती है, सिर्फ एक ही है जो टीचर जिनके साथ मेरी नहीं बनती है, वो है मिस्टर किसिंग। और उसका बहुत बड़ा कारण ये है कि मेरे को बक बक करना बहुत पसंद, जब मैं पूरे क्लास में बोल बोल करती रहती हूँ, और वो मैं जब भी बोलती हूँ उनको बड़ा गुस्सा आता है। तो ही गेट्स वेरी अनॉयड व्हेन आई एम टॉकिंग टू मच। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स ही असाइन्ड मी एक्स्ट्रा होमवर्क, an essay on the subject a chatterbox. A chatterbox? What can you write about that? I had worry about that later. I would worry about that later, I decided. I jotted down the title in my notebook, tucked it in my bag, and tried to keep quiet. तो एक दिन ऐसा आया कि वो मेरी बकबक से वो इतने परेशान हो गए कि फाइनली मुझे पनिशमेंट दे ही दी उन्होंने। और मुझे ये दिया गया, 2 मिनट। तो मिस्टर किसिंग अब यहाँ पे बड़े परेशान हो गए हैं, और परेशान होकर उन्होंने उसको एक होमवर्क दे दिया है कि चलो तुम्हें एक ऐसे लिख के आना है तुम्हें, और तुम्हारा ऐसे का टॉपिक होगा अ चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स का मतलब होता है जो इंसान बहुत ही ज्यादा बोल बोल करता रहता हो, तो उसको कहते हैं चैटर बॉक्स। तो बोले अब वो ये अ चैटर बॉक्स इसके ऊपर बोले तुम लिख के आना, क्योंकि तुम बहुत बोलती हो ना, अभी तुम इस अ चैटर बॉक्स के ऊपर एक ऐसे लिख के आओ। मैं सोचने लगी यार चैटर बॉक्स पे इंसान लिखे तो क्या लिखे, लेकिन अब सोचा चलो ठीक है जो भी हो, अभी तो फिलहाल के लिए टॉपिक जो टाइटल दे रखा है टाइटल को लिख के वो लिख तो रखते हैं, घर पे जाके सोचेंगे। तो उसने लिख दिया और अपने बुक में टाइटल लिखा और नोटबुक को बैग में डालकर शांति से बैठ गई, और सोचा कि चलो अभी चुप रहने का ट्राई करते हैं। दैट इवनिंग आफ्टर आई हैड फिनिश्ड द रेस्ट ऑफ माय होमवर्क, द नोटबुक अबाउट essay caught my eye. I began thinking about the subject while chewing the tip of my fountain pen. Anyone could ramble on and leave big spaces between the words, but the trick was to come up with convincing arguments to prove the necessity of talking. बड़ा अच्छा लिख रही है, देखो ये this is the maturity of a girl. This is why Annie Frank is Annie Frank and we are not Annie Frank. बोल रही है मैंने पूरा दिन का जो भी सारा होमवर्क था वो खत्म कर दिया, फिर अचानक मेरे सामने वो बुक आई जिसके अंदर मैंने ऐसे का टॉपिक लिखा था, और याद है कि हाँ ये भी एक तो काम है, ये भी होमवर्क खत्म करना है। तो सोच वो बैठे बैठे सोच रही है, वो फाउंटेन पेन उसके हाथ में, तो वो मुंह में डाला उसने फाउंटेन पेन, तो जो नॉर्मली जो हम काफी बार हमारा भी हो जाता है, सोच रहे होते तभी पेंसिल या फिर जो भी पेन हाथ में होती है वो मुंह में चले जाती है, च्यू करने लग जाते हैं। तो च्यू करते करते वो सोच रही है अरे बड़े बड़े अक्षरों में बीच में बहुत सारी जगह छोड़ छोड़ कर 5-10 पेज तो कोई भी भर लेता है, बिना कुछ भी अंदर फालतू सी कोई भी बातें लिख कर कोई भी फालतू की बातें लिख सकता है। लेकिन सही सही मजा तो तब आएगा जब मैं उनको एक अच्छा सा आर्ग्यूमेंट दूं ये बताने के लिए कि क्यों बातें करना इंपॉर्टेंट है। तो मैं अगर लॉजिकली उनको कुछ समझा सकूं इस ऐसे के अंदर कि मैं बातें जो कर रही हूँ वो गलत नहीं कर रही हूँ, बातें करना इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लाइफ ऑफ अ स्टूडेंट, अगर मैं कुछ ऐसा लिख पाऊं इस ऐसे के अंदर तो कितना मजा आ जाए। तो ये होता है मैच्योरिटी। हम होते तो खत्म करो ना, सर ने टॉपिक दिया है कुछ भी लिख के दे दो सर को, यहाँ सर सॉरी सर अब नेक्स्ट टाइम से नहीं करेंगे, चैटर बॉक्स जैसी कोई चीज होती नहीं है, ऐसे बड़े बड़े अक्षरों में बीच में बहुत सारी जगह छोड़कर 4 पेज भर कर दे देंगे। लेकिन ये सोच रही है नहीं, कुछ आर्ग्यूमेंट सोचते हैं, कुछ अच्छा सा लॉजिकल आर्ग्यूमेंट। सो I thought and suddenly I had an idea.
तो मैं सोचती रही और अचानक से एक आइडिया आ गया. I wrote 3 pages. Mr. Kissing had assigned me and was satisfied. तो मैंने मिस्टर किसिंग के लिए 3 पेज लिख के दिए और उन्होंने पढ़ा और वो बड़े सेटिस्फाइड हुए. मैंने क्या लिखा उसके अंदर वो बता रही है. आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज अ स्टूडेंट्स ट्रेट एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल. बोले देखो, बातें करना तो कोई भी बच्चों को पसंद होगा, कोई भी बच्चा होगा उसको बातें करना पसंद ही होता है. तो स्टूडेंट का ट्रेट है, वो उनका कैरेक्टर है, वो हमेशा बातें करेंगे. लेकिन फिर भी ठीक है, मैं अपने आप को ट्राई करूंगी कंट्रोल में रखने का कि नेक्स्ट टाइम इतनी ज्यादा बातें ना करूं. बट that I would never be able to cure myself of the habit since my mother talked as much as I did, if not more, and that there's not much you can do about inherited traits. तो बोले स्टूडेंट को बातें करना, बातें करना ये स्टूडेंट का ट्रेट है और मैं ट्राई करूंगी इस ट्रेट को कंट्रोल करने का. लेकिन एक बात ये भी आप समझ लीजिए कि ये ट्रेट मुझे आया कहाँ से. ये ट्रेट मतलब ये जो कैरेक्टरिस्टिक है, मेरी बातें करने का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो आया कहाँ से. बोले मेरी मम्मी में से आया. मेरी मम्मी भी मेरे जितनी ही बातें करती है, मुझसे भले ज्यादा नहीं बट एटलीस्ट मेरे जितनी तो बातें वो भी करती रहती है. और उन्हीं के द्वारा, उन्हीं के खून के द्वारा मुझे भी मिला, उन्हीं का डीएनए मेरे में आया है. और अब आपको पता ही है इसके बारे में, इनहेरिटेड ट्रेट्स. इनहेरिटेड मतलब वही जो हमें इनहेरिट में मिला है, जो डीएनए में मिला है, उसको तो कोई चेंज नहीं कर सकता है. तो मेरी बातों करने की जो आदत है ना, मैं चेंज नहीं कर पाऊंगा. आई एम सॉरी, बिकॉज इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मेरी मम्मी की गलती है. मतलब बेसिकली कि मम्मी के डीएनए में से आ रखा है. मम्मी बातें करती तो मैं भी बातें करती रहती हूँ. ये पढ़कर मिस्टर किसिंग हैड अ गुड लाफ एट माय आर्ग्यूमेंट्स. तो वो बड़े हंसने लगे ये पढ़कर. बट व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माय वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन, ही असाइंड मी अ सेकंड एसे. तो वो पढ़कर वो बड़े हंसे तो सही, लेकिन बाद में कुछ बोले नहीं. नहीं बोले मतलब ये हाँ, क्या बोलते हैं, एक तूफान के पहले वाली शांति थी. तो क्या हुआ कि अगली बार जब वो क्लास में आए और जब मैंने कुछ आर्ग्यूमेंट करने की बात की, उनके साथ कुछ बात करने की ट्राई की, तो वो गुस्सा हो गए और मुझे तुरंत दूसरा ऐसे दे दिया. एक दूसरा ऐसे होमवर्क दे दिया. क्या बोला, दिस टाइम इट वाज सपोज टू बी ऑन एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स. इनकॉरिजिबल का मतलब देखो पास में दे रखा है, समथिंग दैट कैन नॉट बी क्योर्ड. कैसी चीज जिसको आप कभी भी क्योर नहीं कर सकते हो, उसका इलाज नहीं है, जिस चीज का इलाज नहीं है. तो बोले एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स. उसने खुद ही बोला था ना कि मैं अपनी ये ट्रेड्स को नहीं मिटा पाऊंगी क्योंकि मेरी मम्मी ने ही दिया है ये ट्रेड. तो अब वो गुस्से में होकर उसको एक दूसरा ऐसे दे रहे. अब तू इसके ऊपर ऐसे लिख के आना कि एक ऐसा चैटर बॉक्स जिसको सुधारा नहीं जा सकता है, जिसका कोई इलाज नहीं है. I handed it in and Mr. Kissing had nothing to complain about for 2 whole lessons. अब यहाँ पे पूरी लॉन्ग स्टोरी को कट शॉर्ट करके वो बता दिया कि मैंने दूसरे दिन उनको वापस एक नया ऐसे लिख कर दे दिया. और वो ऐसे पढ़कर मिस्टर केसिंग भी काफी सेटिस्फाइड थे. और पूरे 2 लेसन तक, यानी कि दो बार उनका लेक्चर आया, 2 बार उनके पीरियड आए. दोनों पीरियड में उन्होंने कभी भी हमारे बीच में कोई भी उनकी तरफ से कोई कंप्लेंट नहीं आई. मतलब नॉर्मल रहा हम दोनों के बीच में. बट हाउएवर ड्यूरिंग द थर्ड लेसन ही हैड फाइनली हैड इनफ. लेकिन तीसरा लेसन आते आते फाइनली वो गुस्सा हो गए, बहुत हो गया. तो वो इतना गुस्सा, एनी फ्रैंक एज अ पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन माय क्लास राइट एन ऐसे एंटाइटल क्वैक 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 सेड मिस्टर चैटरबॉक्स. तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया. मतलब 2 पीरियड तक उन्होंने बड़ा कंट्रोल किया कि ठीक है चलो अब तो सुधर जाएगी, अब तो सुधर जाएगी. 2 बार ऐसे दिए, लेकिन वो 2 बार वो इतना कंट्रोल रखकर तीसरी बार जब आए तभी बड़े गुस्सा हो गए ये देखकर कि अभी भी ये सुधर नहीं रही, अभी भी बातें कर रही है. तो एनी फ्रैंक बोले अब नेक्स्ट टाइम तुम्हारी ये बहुत और भी दूसरी पनिशमेंट वापस है, तुम्हें अब तीसरा ऐसा लिख के आना है. और ऐसे का टाइटल होगा, बहुत ही अजीब सा टाइटल दे दिया, क्वैक 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 सेड मिस्टर चैटरबॉक्स. तो इस तरीके से इस एनी फ्रैंक के ऊपर बड़ा गुस्सा होकर उसी के ऊपर ऐसे लिखने को वापस एक तीसरी बार दे रहे हैं. द क्लास रोर्ड. और ये देखकर पूरी क्लास हंस उठी. I had to laugh too. तो मैं भी हंस गई. Though I had never nearly exhausted my ingenuity on the topic of chatterboxes. और मैं भी हंस गई कि यार क्या एक टॉपिक पे सर मुझे ऐसे वही का वही ऐसे दे रहे हैं. उनके पास भी कोई नया टॉपिक नहीं मिल रहा है क्या, वही का वही लिखाते रहते हैं. तो वो सब लोग हंसने लगे, मैं भी हंसने लगी. लेकिन इनजेन्युइटी मेरी खत्म हो चुकी थी उस टॉपिक के ऊपर. इनजेन्युइटी मतलब ओरिजिनल आइडियाज.
तो जो भी ओरिजिनल बातें थी, जितनी भी ओरिजिनल आइडियाज हुआ करते थे इस टॉपिक के ऊपर, मैंने दोनों ऐसे में सारे खत्म कर दिए। अब और क्या लिखूं इस टॉपिक के ऊपर? भाई मैंने इतना ऐसे तो लिख के दे दिया, और क्या चाहिए सर को? नाउ इट वाज अ टाइम टू कम अप विद समथिंग एल्स, समथिंग ओरिजिनल। तो अब देखो ये वापस से वही बात, दिस इज द मैच्योरिटी ऑफ अ गर्ल which we don't have, which normally none of us would have, I would say कि हम में से आई बेट कोई भी इतना मैच्योर नहीं होगा अपने में से। तो वो सोच रही है कि अब तीसरी बार फिर से वही टॉपिक है, तो अब क्या दिया जाए? वही वापस है पुराने दो ऐसे में से कॉपी पेस्ट करके लिख दो, या फिर कुछ और नया निकालो? तो बोले नहीं, कुछ तो सोचना पड़ेगा यार, कुछ ओरिजिनल सोचना। तो अब वो ओरिजिनल सोच कैसे रही है? तो बोले माय फ्रेंड जिसका नाम है सेन, SANNE, सेन, who is good at poetry, offered to help me write the essay from beginning to end in verse, and I jumped for joy. तो एक सेन करके उसकी फ्रेंड है, उसने उसको ऑफर की मदद करने की कि चल मैं तेरी मदद करती हूँ ये ऐसे लिखने में। और वो जो लड़की थी सेन, वो पोएट्री लिखने में बड़ी माहिर थी। तो उसने बोला कि इस बार अपने एक काम करते हैं कि तू जो ऐसे लिख रही है ना, उसको मैं वर्स में कन्वर्ट कर देती हूँ। वर्स में मतलब कि एक पोएट्री के फॉर्म में कन्वर्ट कर देती हूँ। और ये सुनकर तो मैं बड़ी खुश हो गया, अरे वाह यार, ये तो एकदम मस्त आइडिया है, चलो यही ट्राई करते हैं। मिस्टर किसिंग was trying to play a joke on me with his ridiculous subject, but I had make sure the joke was on him. तो मिस्टर किसिंग मेरा जोक बनाने की ट्राई कर रहे थे। मेरा जोक बनाने का ट्राई मतलब मेरे पे जोक क्रैक करने की ट्राई कर रहे थे ताकि लोग मेरे पे हंसे। लेकिन इसके द्वारा मैंने इस तरीके से जो रचनाएं बनाई, ये जो मैंने तीसरी बार ऐसे लिखा, वो इस तरीके से लिखा कि इस बार पक्का हो जाए कि ये जोक मेरे पे ना बने, उनके ऊपर ये जोक बन जाए। बेसिकली ही बिकम्स अ जोक, लोग उनके ऊपर हंसने लग जाए ये देख करके, अरे भाई ये बच्ची तो इतना अच्छा लिख लेती है, और सर उसको पनिशमेंट देते ये सोच करके नेक्स्ट टाइम तो कुछ नहीं करके आएगी, लेकिन हर बार ये कुछ ना कुछ नया करके आती है, और ये देखकर सब लोग खुश हो जाएंगे और जोक जो है वो सर बन जाएंगे और मैं जोक नहीं बनूंगी। I finished my poem and it was beautiful. It was about a mother duck and a father swan with 3 baby ducklings who were bitten to death by the father because they quacked too much. तो बोले ये जो पोएम थी वो बहुत ब्यूटीफुल पोएम थी। ब्यूटीफुल पोएम, उस पोएम में क्या था? तो एक डक था और एक स्वान था। मदर जो थी वो डक थी और फादर जो थे वो स्वान थे। स्वान होना मतलब क्या? कि मतलब ये डक नहीं है, फादर जो है वो डक की भावनाएं नहीं समझते हैं, इसलिए उसको फादर को स्वान बनाया गया है और मदर को डक बनाया गया है। और उनके 3 बच्चे, और तीनों बच्चे को डकलिंग कहा गया है, मतलब कि बच्चे जो है वो भी डक है। तो डक जब क्वैक क्वैक करेंगे तो उसकी मम्मी समझेगी, लेकिन उसके पापा जो स्वान है वो नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि वो तो आवाज डक का है, तो डक के लिए आवाज समझना इजी होता है, लेकिन डक की आवाज स्वान डेफिनेटली नहीं समझ पाएगा। तो फादर ने क्या किया, वो तीनों डकलिंग्स को मार दिया। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा क्वैक 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 कर रहे थे। लकीली ये वाली स्टोरी मैंने जब ये मिस्टर किसिंग ने पढ़ी तो क्या हुआ, तो लकीली मिस्टर किसिंग टुक द जोक द राइट वे। और मेरे लिए अच्छी बात ये हुई कि ये जो जोक मैं उनके ऊपर क्रैक करने की ट्राई कर रही थी, ये जोक को उन्होंने सही तरीके से लिया। ऐसा नहीं किया कि वो बड़े और गुस्से में आकर और मुझे कोई दूसरा बड़ा सा होमवर्क दे दे, ऐसा नहीं किया। उन्होंने समझ लिया वो मैं क्या कहना चाह रही थी कि देखो हम बच्चे लोग हैं, हमें बातें करना बहुत पसंद है। आप स्वान हो, आप हमारी बातें नहीं समझ पा रहे हो और आप हमें मार रहे हो ऐसे कर कर, तो हमें प्लीज कृपया करके हमारी मतलब हमारा मर्डर मत कीजिए, हमें हमारी तरीके से जीने दीजिए, बेसिकली हमें हमारी क्रिएटिविटी करने दीजिए, हमें बातें करने दीजिए। दैट इज व्हाट वी आर बॉर्न फॉर, एंड दैट इज, इस तरीके से वो बताने की ट्राई कर रही थी और मिस्टर किसिंग ने उसको सही तरीके से लिया। ही read the poem to the class, adding his own comments and to several other classes as well. Since then, I have been allowed to talk and haven't been assigned any extra homework. On the contrary, Mr. Kissing is always making jokes these days. तो देखो ये मैच्योरिटी की ताकत है कि उसने मैच्योर्ड वे में पूरा अपना होमवर्क कंप्लीट किया ना। तो मिस्टर किसिंग यहाँ भी क्या कर रहे हैं, उसके द्वारा लिखी गई पोएम को उन्होंने पूरी क्लास में पढ़ा भी, साथ में अपने खुद के कमेंट्स भी ऐड किए, मतलब कि जहां जहां पे उन्हें भी लगा कि हाँ ये बात सही कह रही है, और जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए वो बच्चों को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दी। बाकी सारे स्कूल की दूसरी क्लासेस में भी जाकर उसने बताया, उन्होंने ये पोएम रीड की कि देखो मेरी इस क्लास की इस बच्ची ने, मैंने उसको होमवर्क दिया था तो उसने इस तरीके की अच्छी सी पोएम लिखी है जो हम सबको सीखना चाहिए, जिस पोएम से इसमें बहुत बड़ी सीख दे रही। तो इस तरीके से वो सारी क्लास में जाकर भी, दूसरी क्लासों में भी जाकर उन्होंने ये सुनाई। और उस दिन का दिन है और आज का दिन है, कभी भी मिस्टर किसिंग ने आज मेरे को कभी भी डांटा नहीं है। मैं अभी भी बातें करती हूँ क्लास में, लेकिन वो अब वो कभी नहीं डांटते हैं। उल्टा अब तो हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही
बातें अच्छे करते रहते और वो रेगुलर क्लास में जोक्स भी करते हैं। तो ही ऑल्सो हैज बिकम फ्रेंडली, वो भी अब जोक करते हैं। पहले जो बड़े सीरियस टाइप रहते थे, ओल्ड फैशन के इंसान थे, अब वो थोड़े नॉर्मल हो गए हैं और हमारे साथ थोड़े फ्रेंडली हो गए हैं।